उनके पीछे खड़ी रहती है, ये देखने की बात। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठा दिए अपनी बातचीत के अंदर, जो आपने दर्शकों के लिए पेश किए हैं। मुझे लगता है कि कई पॉइंट ऐसे हैं जो कि किस ढंग से इनकी राजनीति है, ये सारी की सारी राजनीति उत्पीड़न, प्रताड़ना, प्रतिशोध और घृणा की है, जहाँ किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। और गुजरात मॉडल है पूरा का पूरा। उत्कर्ष जी, आपके पास आता हूँ। यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। यही हम लोग समझने में थोड़ा सा देर कर देते हैं। दरअसल क्या है कि हमारी भी जो मेंटल हार्ड डिस्क है ना, उसका रैम कम पड़ गया है। तो क्या है कि हमारी मेंटल डिस्क भी स्लो चलती है। तो हमें 6-8 महीने, 10 महीने, 1-2 साल लग जाते हैं कि ये जो कह रहे हैं और ये जो करेंगे, वो एग्जैक्टली पैराडॉक्सिकली अपोजिट होगा। जब इन्होंने मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात शुरू की थी, हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए थे कि इन एक्चुअलिटी वो डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, पूरा डिमोलिश करने की बात करते हैं। यही इनकी राजनीति रही है। जो बात इन्होंने कही है शुरुआत से, अगर आप पूरा इनका कार्यकाल देखें, चाहे सीएम का हो या पीएम का हो, जो इन्होंने कहा है, ये हमेशा जो किया है वो उसका उल्टा किया है। उत्कर्ष जी। देखिए, मैं अगर ये बात कहूं तो मैं पहले दिन से मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इसलिए कह रहा हूं, ये बात कह सकता हूं कि आप कुछ चीजें पहले से तय हैं, इतिहास के पन्नों में है, और वो अगर आप रेफरेंस में लेंगे तो ये पिक्चर आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगी। जैसे वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, गोलवलकर की किताबें पढ़ लीजिए आप, जिसको आजकल आरएसएस का कोई आदमी दिखाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि मालूम है कि अगर दिखेगी तो उस पर चर्चा होगी। उसी में तय है, या सावरकर की किताब में ही ये तय हो गया था, जब उन्होंने कहा था कि 2 राष्ट्र हैं इसके भीतर, और द्विराष्ट्र सिद्धांत जब वो देते थे, जब वो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की साझा सरकारें बनी बंगाल प्रेसिडेंसी में और पंजाब में, तो क्या किया? वही किया जिसका आरोप वो नेहरू और गांधी पर लगाते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज द पर्सन जिन्होंने बंगाल के विभाजन की, सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की का प्रस्तावना बंगाल प्रेसिडेंसी में पेश किया था। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की साझा सरकार ने पंजाब प्रेसिडेंसी में ये बिल मूव किया था। ये तो सब रिकॉर्ड है। ये तो मतलब ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मनगढ़ंत बात है। लेकिन देश के विभाजन को लेकर बड़े चिंतित हैं यही लोग, और ये इतने चिंतित हैं कि ऑर्गेनाइजर में भारत की आजादी के अगले ही दिन ये लिख देते हैं कि ये झंडा जो है वो शोक है, ये राष्ट्र तिरंगा देश का हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, हमारा तो पेशवाई तिरंगा वो भगवा होना चाहिए, ये लिखा है। तो बीएस मुंजे की सारी चिट्ठियों का दस्तावेज पढ़ लीजिए, जब वो मुसोलिनी से इन्फ्लुएंस होके उनको कमीशन किया गया था मुसोलिनी को स्टडी करने के लिए इटली जाके, और वो वहां से लिख के जब वो हेडगेवार को चिट्ठियां लिखते हैं तो वो कितने खुशी खुशी किन किन चीजों को अपना मॉडल बना करके और जिसके आधार पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना कराते हैं। तो है कंफ्यूजन सिर्फ इतना रह गया कि बीच में अटल बिहारी वाजपेयी नाम का एक नेता आया जो थोड़ा मॉडरेट था, मूल सिद्धांतों में बहुत फर्क नहीं था लेकिन थोड़ा मॉडरेट था, और वो समझता था भारत को, तो भारत को समझता था, तो उस हिसाब से वो काम करते थे अटल जी, और उन्होंने विस्तार भी दे दिया। लेकिन ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स तो वही थी ना जो कुछ दिन तक भले ही दबी रही। आप बताइए, सावरकर के माफीनामे को तो छोड़ दीजिए, जनता पार्टी का जब गठन हुआ था तो डुअल पार्टी मेंबरशिप की बात जब ये हुआ कि इसको खत्म कर दिया जाए, तो जनसंघ ने इसका पहले विरोध किया, लेकिन उसके बाद स्वीकार कर लिया, और उसके बाद जनता पार्टी टूटी तो सबसे पहले क्या बनी? भारतीय जनता पार्टी। विड्रॉ भी सबसे पहले आपने किया। सो ये हिस्ट्री है, इसको आप रिविजिट करेंगे तो आपको इसके सारे बीज मिल जाएंगे।
अभी राजेश जी ने बहुत विस्तार से बहुत अच्छी बात, गुजरात का जो पिछले 20 साल का जो 20-22 साल का जो पूरा सफर रहा और खासतौर से नरेंद्र मोदी का सफर रहा है, सिवाय षड्यंत्रों के और कुछ उसमें दिखता है? मुझे तो नहीं दिखता, और इसलिए मैं बिल्कुल चकित नहीं हूं, क्योंकि बस हाँ, आपकी बात दिनेश जी बिल्कुल सही है। जब आप ये कहते हैं कि क्या ये भारत को नहीं समझते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ये भारत को सिर्फ उत्तर भारत समझते हैं, ये भारत को सिर्फ अपने द्वारा डिफाइंड आर्य समझते हैं, इसीलिए द्रविड़ पट्टी में जाके ये फेल हो जाते हैं। इसीलिए बंगाल की राष्ट्रवाद के सामने इनका राष्ट्रवाद नहीं चलता है। नॉर्थ ईस्ट में भी एक असम को छोड़ दीजिए तो जितनी सरकारें हैं उसमें ये लीड कहां कर रहे हैं? कौन सी सरकार है जहां लीड कर रहे हैं? तो स्थिति वो नहीं है जो बताई जाती है, और वो तंत्र सबसे ज्यादा जरूरी था। अब यहां पर मैं रेफर कर रहा हूं गोएबल्स को। गोएबल्स हिटलर का प्रचार मंत्री था। उसकी थियरी यही थी कि एक झूठ को 100 बार 100 मुंह से बोलो, लोग उसको सच मानने लगते हैं। और इसीलिए इन्होंने सबसे पहला काम किया कि भारतीय मीडिया के एक बड़े हिस्से को इन्होंने अपने चंगुल में लिया, और ना सिर्फ उसको चंगुल में लिया बल्कि सोशल मीडिया की पावर को समझते हुए एक बहुत स्ट्रांग आईटी सेल भी बना ली, जहां पर हर सवेरे आपके व्हाट्सएप में 2-4 ऐसे संदेश आएंगे। अब आपका विवेक है, आप उसको समझना चाहें उस तरह से, तो अगर नहीं समझना चाहें तो उस तरह से। तो जैसे तर्कों की बात करें हम, अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने 4-6 ऐसे मित्रों के बीच में बैठता है जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें इंजीनियर्स भी हैं, जिसमें सरकारी अधिकारी, यानी कुल मिला के पढ़े लिखे ओहदेदार लोग, तो उनके तरफ जब आप कोई प्रश्न करिए तो जवाब आता है, वो इतना कॉमन जवाब आता है, तो मुस्कुरा के सिर्फ यही कहना पड़ता है कि व्हाट्सएप ज्यादा पढ़ रहे हो यार, कम पढ़ो। क्योंकि एक ही तरह का जवाब, वो जो रेडीमेड फ्रेमिंग है, वही फ्रेम मटेरियल आपके पास आ रहा है। तो आपका मतलब है जो राजेश जी ने कहा कि वो घोड़े की तरह उसको एक क्या कहते हैं, एक साइड दी जाती है, थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। मैं राजेश जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। बात घोड़े से आगे निकल चुकी है राजेश जी। अच्छा, बात आ गई है, आप प्रोग्राम्ड रोबोट है। एक झूठ दिन भर में 50 बार आपके कान में जा रहा है और आपकी मेमोरी उसी से ट्यून हो जाती है, तो आंखों से ज्यादा दिमाग का मामला है। सो रोबोट बिहेव करेगा रोबोट से, वो प्रोग्रामिंग से बिहेव करेगा, वो हो रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि भारत तो भारत है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये देश इतना मजबूत है, इस देश में इतनी गहराई है। चंगेज खान आया दुनिया जीतते हुए, भारत में हाथ के बाद वापस चला गया। बाबर आया यहीं का होके रह गया। अंग्रेज जिसका सूरज नहीं डूबता था ब्रिटानिया साम्राज्य का, वो भारत में दफन हो गया। तो भारत के अंदर इतनी विविधता है कि वो नहीं लेगी। अब मोडस ऑपरेंडी और प्रैक्टिकलिटी की बात है। जिसको तुम म्यूट कर रहे थे वो तो और लाउड हो गया। आज ये टिप्पणी सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ी, बहुत मतलब हंसी भी आई, मुस्कुराहट भी आई कि जिसका माइक म्यूट कर रहे थे वो खुद ही लाउड हो गया। देखिए, आंधी तो रेत तो हवा के साथ अब बहने लगी है। जो अभी भी शुतुरमुर्ग होंगे वो अपना सर जरूर छुपाएंगे, लेकिन जो खुली आंखों से सामने देखेंगे वो देखेंगे कि एक बदलाव तो दिखाई दे रहा है। मुझे कम से कम दिखाई दे रहा है। मैं यहां पर सामाजिक बदलाव की बात कर रहा हूं, सोच के बदलाव की बात कर रहा हूं, मैं चुनावी बदलाव की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसके मेरे अपने रीजंस हैं। भारत में चुनाव जनता के मत के साथ साथ मशीनरी के ऊपर भी, अब वो मशीनरी जब मैं कहता हूं तो वो मशीन ही ना माना जाए, मशीनरी माना जाए। उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई जिसके भीतर अगले चुनाव को लेकर रणनीति बन रही थी। 27,000 एक्टिव वर्कर्स लगाए गए हैं सिर्फ आईटी सेल में। 27,000।
ये क्या करेंगे? ये कुक मटेरियल परोसेंगे। दे आर इंफॉर्मेशन के रेस्टोरेंट में ये वेटर हैं, ये आपको परोसेंगे। अगर आप इससे बच पाए, इस मशीनरी के प्रकोप से बच पाए, तो वोटिंग वाले दिन तक आप। एक जमाना था जब आरएसएस का अफवाह तंत्र चलता था और चुनाव के ऐन दिन कुछ तमाम लोग अलग अलग ग्रुपों में जाके कुछ कानाफूसी करते थे। अब कानाफूसी की जरूरत नहीं है। अब आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास बहुत सारे जरिए हैं, इंस्टाग्राम है, आपके पास टेलीग्राम है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ऐसी स्थिति में इस वक्त देश को समझना ये नहीं है कि राहुल गांधी के साथ क्या हुआ, क्योंकि व्यक्तियों की बात करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है जी इस वक्त बात करना है कि पॉलिटिकल ग्रामर कितना बदल रहा है जी और पॉलिटिकल ग्रामर अगर बदल रहा है तो जो नया ग्रामर आ रहा है इसमें भी ए फॉर एप्पल है या ए फॉर अमित शाह ही है, जी एम फॉर मैंगो है या एम फॉर सिर्फ मोदी है। तो ये ग्रामर जब बदला जा रहा है तो देखना है कि आप अपने विवेक से कैसे पढ़ेंगे